रायबरेली से चुनाव कौन लड़ता है ये तो दूर की कौड़ी है, लेकिन लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इस बार कौन होगा और किस आधार पर वो चुनाव लड़ेगा, और कांग्रेस का भी कैंडिडेट कौन होगा। क्या राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे? यही वो जगह है जहां आपातकाल की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, पटकथा लिखी गई थी, चूंकि यहीं से चुनौती मिली। नमस्कार, IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी IBC 24 यूपी यूके में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो IBC 24 यूपी यूके लगातार लोकसभा वार आपको जानकारी दे रहा है। तो लोकसभा में कुल यूपी की 80 सीटें हैं, जिनमें से आज हम बात करने जा रहे हैं देश की सबसे VVIP सीट में से एक रायबरेली लोकसभा सीट की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी में लोकसभा के 80। देखिए, रायबरेली लोकसभा सीट को ऐसे ही VVIP नहीं कहा जाता है। इस सीट से कई समीकरण बने हैं और कई समीकरण बदले हैं। इसी लोकसभा सीट से देश की राजनीति प्रभावित हुई है। इसी लोकसभा सीट से आपको 25 जून 1975 की वो तारीख अभी भी आपके जहन में होगी, अभी भी याद होगा। उसकी पटकथा इसी रायबरेली लोकसभा सीट से लिखी गई थी, जिसके बाद यह ऐलान हो जाता है कि देश में आपातकाल लग जाता है। इसी रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी को हराया गया था, कांग्रेस के तिलिस्म को तोड़ा गया था, और वो तोड़ने का काम किया था राजनारायण ने। और इसी रायबरेली लोकसभा सीट से गांधी नेहरू के परिवार के वारिस लगातार चुनाव जीतते आ रहे। चाहे फिरोज गांधी को ले लीजिए जो इंदिरा गांधी के पति रहे, इंदिरा गांधी को ले लीजिए, शीला कौल को ले लीजिए जो कि इंदिरा गांधी की मामी रहीं, या अरुण नेहरू को ले लीजिए जो कि जवाहरलाल नेहरू के पौत्र रहे। ये यहां से चुनाव जीतते आ रहे। विजय राजे सिंधिया भी, राजमाता विजय राजे सिंधिया भी यहां से चुनाव लड़ी और इंदिरा गांधी से हार गईं। बड़ा इस सीट का इतिहास है। तो हमने कहा कि आज रायबरेली लोकसभा सीट के बारे में ही बात की जाए। सबसे पहले रायबरेली जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, लेकिन अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा वार में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, यानी रायबरेली लोकसभा में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। अब ये 5 विधानसभा सीटें कौन कौन सी है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गई। पहली अगर बात करें तो ऊंचाहार विधानसभा सीट है। देखिए, चर्चा में इसीलिए आई है चूंकि ऊंचाहार से यहां समाजवादी पार्टी के MLA डॉक्टर मनोज पांडे विधायक हैं, जो लगातार यहां से जीतते आ रहे हैं। अभी राज्यसभा का जो चुनाव खत्म हुआ उसमें डॉक्टर मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी के गोदी में जाके बैठ गए, इसलिए भी इस सीट की चर्चा हो रही है। और उसके बाद आ जाइए हरचंदपुर। यहां से समाजवादी पार्टी के राहुल लोधी अपना चुनाव जीत कर आए। अब आ जाइए सरेनी, देवेंद्र प्रताप, ये भी समाजवादी पार्टी के हैं, चुनाव जीत कर आए। अब आ जाइए रायबरेली सदर सीट, अदिति सिंह जो कि पहले कांग्रेस की हुआ करती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने 2022 विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तो रायबरेली सदर से ये हैं। और अब आ जाइए बछरामा जो कि 5वीं विधानसभा की सीट है। यहां से श्याम सुंदर हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। यानी कुल यहां 5 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें से 4 तो समाजवादी पार्टी के ही पास है और एक सीट जो रह गई वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो कांग्रेस का गढ़ तो कहा ही जाता है रायबरेली लोकसभा सीट, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का भी गढ़ है, चूंकि अगर इसमें 5 विधानसभा आ रही है और 4 में विषम परिस्थिति में समाजवादी पार्टी यहां से जीती है, तो नो डाउट अबाउट इट ये समाजवादी पार्टी का भी गढ़ है। लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया है कि वो रायबरेली लोकसभा सीट से अपना चुनाव फाइट नहीं कर रही हैं, चुनाव नहीं लड़ रही हैं। वो तो राजस्थान से राज्यसभा की सांसद नॉमिनेट हो भी चुकी हैं, जीत भी चुकी हैं। और उन्होंने एक बड़ा इमोशनली पत्र लिखा रायबरेली की जनता के लिए और बताया कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं, और इसी वजह से ये सीट चर्चा में आ गई है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे,
वो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाके बैठ गए हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में मनोज पांडे को यहां से चुनाव लड़ा सकती है? क्योंकि इस क्षेत्र के बड़े ब्राह्मण चेहरे में उनकी गिनती होती है और वो समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री भी रहे हैं। प्रियंका गांधी की लोकसभा यहां से चुनाव लड़ने की जो मेरी राजनीतिक सोच समझ है उसके अकॉर्डिंग प्रियंका गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल सीट हो गई है। तो क्या यहां से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी राहुल गांधी हो सकते हैं? क्योंकि वायनाड सीट उनसे छोड़ने के लिए बोल दी गई है। अमेठी में मामला टाइट है, स्मृति ईरानी लगातार वहां पर, अब तो उन्होंने अपने घर की पूजन भी कर दिया है। बहरहाल यहां से रायबरेली से चुनाव कौन लड़ता है ये तो दूर की कौड़ी है, लेकिन लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने जा रही है इस बार लोकसभा सीट की। चूंकि अखिलेश यादव भी खुन्नस खाए बैठे हैं, क्योंकि उनके मुख्य सचेतक जो विप जारी करता है, चीफ विप, उसी को समाजवादी पार्टी से छीनकर बीजेपी ने अपने पाले में ला दिया। वो भी खुन्नस खाए बैठे हैं। अब ये सीट तो कांग्रेस के ही खाते में जाएगी और कांग्रेस के खाते में गई भी है, जो गठबंधन में बात बनी है। तो कांग्रेस किसे यहां से कैंडिडेट उतारेगी? लगभग बीजेपी की तो बातें तय होती जा रही है। कल ये खबरें भी आ गई, जो चर्चा चल रही है लखनऊ में कि यहां से मनोज पांडे प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अब विधायक तो रहेंगे नहीं, अब उनके पास ये विकल्प बनता है। लेकिन जरा यहां का इतिहास देखते हैं, जब से चुनाव होता आया है एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो देखिए यहां पर चुनाव जीतने का जो सिलसिला है सबसे पहले फिरोज गांधी ने शुरू किया। फिरोज गांधी लगातार 2 बार चुनाव जीते यहां से रायबरेली लोकसभा सीट से। फिरोज गांधी किसी परिचय के मोहताज है नहीं, उनको आप सभी जानते भी हैं, इंदिरा गांधी के पति थे, वो यहां से चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद उनकी डेथ होती है तो राजेंद्र प्रताप सिंह यहां से चुनाव जीतते हैं कांग्रेस की तरफ से ही। और उसके बाद 67 में पहली बार इंदिरा गांधी चुनाव यहां लड़ती हैं कांग्रेस से, 67 में। उसके बाद 71 में चुनाव लड़ती हैं इंदिरा गांधी फिर से, और 71 में चुनाव इनके खिलाफ लड़ते हैं राजनारायण। उस वक्त हरियाणा के हिसार जेल में वो बंद थे, उनको मनाया जा रहा था कि आप इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़िए। राजनारायण जो कि समाजवादी नेता थे, बड़े नेता थे, उन्होंने जेल से ये मैसेज दिलवा दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस तो बड़े चेहरे हैं, आप उनको लड़वाइए। लेकिन बाद में बात बन गई और राजनारायण चुनाव लड़े। राजनारायण को उम्मीद थी कि वो अपना चुनाव जीत जाएंगे। उन्हें ऐसा लगा, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया था, उनको लगा कि वो रायबरेली से अपना चुनाव निकाल ले जाएंगे। लेकिन लाखों वोटों के अंतर से वो बुरी तरह से अपना चुनाव हार गए। और ये बात राजनारायण पचा नहीं पा रहे थे। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। 5 साल तक ये मामला चलता रहा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इंदिरा गांधी और राजनारायण का ये केस 5 साल तक चलता रहा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त तत्कालीन न्यायमूर्ति जगमोहन लाल ने आदेश दिया था, आप तमाम दस्तावेजों में और किताबों में से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, कुलदीप नैयर की भी किताब है उसमें भी जिक्र है, जब न्यायमूर्ति जगमोहन ने कहा जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कोर्ट परिसर में आएंगी, कोर्ट के भीतर आएंगी, तो कोई खड़ा नहीं होगा। चूंकि कोर्ट में खड़े होने की परंपरा तभी है जब न्यायमूर्ति आते हैं, जज आते हैं। यह आदेश दिया गया और उस वक्त वैसा ही हुआ था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से यह निर्णय आ जाता है। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आता है और जजमेंट में यह कहा जाता है इंदिरा गांधी वोट तो नहीं कर सकेंगी लेकिन लोकसभा में जा सकेंगी। 25 जून 1975 की उसके बाद तारीख आ जाती है। 25 जून 1975 की तारीख यानी आपातकाल। देखिए यहीं से मैंने कहा था ना कि यही वो जगह है जहां आपातकाल की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, पटकथा लिखी गई थी। चूंकि यहीं से चुनौती मिली, उसके फैसले आने के 14 दिन के बाद ही इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। अच्छा, आपातकाल लगा दिया, उसके बाद 77 में आप आ जाती है तारीख 77, यानी 2 साल बाद 8 जनवरी की वो तारीख थी। और चुनाव तो नवंबर में होना था,
लेकिन इंदिरा गांधी के जो सचिव थे उन्होंने कहा था अभी अगर चुनाव होगा तो 340 सीट कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। मामला उल्टा पड़ गया और खुद इंदिरा गांधी 1977 लोकसभा का चुनाव अपना लूज कर जाती हैं, हार जाती हैं। राजनारायण उन्हें हरा देते हैं और वो चुनाव यहां से जीत जाते हैं। अब इसके बाद तो जनता पार्टी की सरकार आ ही जाती है, आप जानते हैं, और उसकी सरकार बनती है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। अब लेकिन 80 में फिर यहां से कहानी शुरू होती है। 80 में इंदिरा गांधी फिर यहां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन इंदिरा गांधी को शायद डर हो गया था, इसीलिए वो 2 लोकसभा सीट से लड़ती हैं। आंध्रा की एक मेडक सीट है वहां से और रायबरेली से, और इंदिरा गांधी के अपोजिट में खड़ी होती राजमाता विजयराजे सिंधिया। हालांकि यहां पर इंदिरा गांधी एक तरफा वोटों से जीत जाती हैं, 1,70,000 वोटों से, एक बड़ी मार्जिन से, और राजमाता विजयराजे सिंधिया अपना चुनाव हार जाती हैं। और लेकिन इंदिरा गांधी इस सीट को छोड़ती हैं। इंदिरा गांधी ने इसी सीट को छोड़ा, रायबरेली लोकसभा सीट को छोड़ा। ये उसके बाद तो जो भी गांधी नेहरू परिवार के वफादार रहे वो जीतते रहे, चाहे यहाँ से शीला कौल रही हों, जीतती रही हों, फिर या फिर अगर आप बात करें तो कैप्टन सतीश शर्मा भी यहाँ से जीतते रहे, जो कि दिल्ली में रायबरेली और अमेठी के काम की जिम्मेदारी निभाते थे, वो भी यहाँ से लोकसभा के सदस्य रहे। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बार खाता खोला, एक बार क्या 2 बार, 96 और 98 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 2 बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का भी खाता खुला था। यानी कुल 19 बार चुनाव हुए, 16 बार कांग्रेस जीती है और 3 बार गैर कांग्रेसी जीते हैं। 1 बार राजनारायण और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अशोक सिंह यहां से अपना चुनाव जीते हैं। ये बड़ी बात रही है। 2004 से, चूंकि अशोक सिंह जब यहां से चुनाव जीते तो 2004 से लेकर 2000 अभी तक, बल्कि 24 तक सोनिया गांधी यहां से लगातार जीतती आई। उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन अब ये सोनिया गांधी की सीट ना लड़ने के बाद ये तो कांग्रेस के लिए समस्या खड़ी होगी, कांग्रेस यहां से किसे उतारती है। अब आ जाते हैं, दिलचस्प आंकड़ा आपको बता देते हैं कि यहां पर जातिगत समीकरण क्या है। जातिगत समीकरण आपको बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुए वो जातिगत समीकरण के आधार पर लड़ा जाता है। भले ही राजनीतिक दल कोई कहानी बताएं, तो ब्राह्मण यहाँ 11% हैं, ठाकुर 9% हैं, यादव 7% हैं, एससी सबसे ज्यादा यहाँ पर 34% हैं, मुस्लिम 6% हैं, लोध 6% हैं, कुर्मी यानी पटेल की जो संख्या है वो 4% और अन्य 23% आते हैं, जिसमें मौर्य समाज भी है और दूसरे समाज भी हैं। अन्य में यहाँ पर 23% की संख्या यहाँ पर आती है। कुल 16 लाख यहाँ पर मतदाता हैं। रायबरेली की अगर बात करें तो 16 लाख मतदाता हैं जो अपने सांसद को चुनने का कार्य करते हैं। तो सवाल तो यही है कि इस बार रायबरेली से कांग्रेस किसे चुनाव लड़ाने जा रही है, गांधी परिवार का ही होगा या कोई दूसरा होगा, क्योंकि ये कांग्रेस के ही खाते में आई है। अच्छा, अब यहां जान लेते हैं कि प्रमुख मुद्दे क्या हैं। इतनी BBIP सीट रही, लेकिन अभी भी यहां के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। अभी भी सीवेज की समस्या लगातार बनी हुई है, ये प्रमुख यहाँ की मांग है लोगों की। और जो रायबरेली शहर के अंदर की सड़कें हैं वो अभी भी खस्ता हाल है, खराब है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बाहर तो आपको चमचमाती रोड मिल जाएगी, राजमार्ग आपको चमचमाती मिल जाएगी, लेकिन अंदर की जो स्थिति है वो खराब है। तो ये रायबरेली लोकसभा सीट का पूरा इतिहास मैंने आपके सामने रखा। तो यहाँ लगभग गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति घूमती है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे चैलेंज ना मिला हो। चैलेंज भी यहाँ पर कांग्रेस को मिला और यहीं इमरजेंसी की स्क्रिप्ट लिखी गई, यही वजह बनी, यही लोकसभा सीट वजह बनी जब इमरजेंसी लगाई गई हमारे देश में। और इसी सीट को इंदिरा गांधी ने छोड़ा भी, जीत कर बड़े मार्जिन से, और यहीं से भारतीय जनता पार्टी 2 बार जीती भी है। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इस बार कौन होगा और किस आधार पर वो चुनाव लड़ेगा, और कांग्रेस का भी कैंडिडेट कौन होगा। क्या राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे या राहुल गांधी से कोई इतर चेहरा होगा। तो ऐसे ही दिलचस्प वीडियो और तथ्यात्मक वीडियो जो आपके लोकसभा से जुड़े हुए हैं वो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें कमेंट करते रहिए, बताते रहिए।
यूपी में लोकसभा 80 में, आज रायबरेली की बात होगी, कल आपके लोकसभा सीट की बात होगी। आप अगर अपने लोकसभा सीट के बारे में बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वहां की जानकारी बताइए, जरूर शामिल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।